हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कोयला का संबंध ऊष्मा से है तो मोम का संबंध क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि यदि कोयला का संबंध ऊष्मा से है तो मोम का संबंध किससे होगा। तो कोयला को जलाने से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। उसी प्रकार मोम को जब जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। ठीक है, जिस प्रकार कोयला को जलाने से ऊष्मा निकलता है उसी प्रकार मोम को जलाने से प्रकाश निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये नंबर सीरीज वाले रीजनिंग दिया हुआ है। जब भी आपको इस प्रकार का रीजनिंग मिले तो आपको 3 चीज़ याद होना चाहिए। यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब प्लस होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है तो माइनस होगा। यदि संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो स्क्वायर क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से 12 हुआ, 12 से 30 हुआ, 30 से यहाँ कितना हुआ, उसके बाद 90 है, उसके बाद 132 है। ठीक है, जैसे ये 2 है, 2 से कितना है 12 है, 12 से 30 है, 30 से फिर यहाँ कितना है पता नहीं, ये 90 हो गया और ये 132 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये 10 बढ़ा है, यहाँ पर कितना बढ़ा है 18 बढ़ा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर ये 8 बढ़ा है। तो नेक्स्ट बार भी 8 बढ़ेगा, इसका मतलब कि नेक्स्ट हमें 26 बढ़ाएंगे। तो अगर हम 30 में 26 जोड़ेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 8 ही बढ़ा है। ठीक है, इसका मतलब कि नेक्स्ट फिर 8 हमको बढ़ाना होगा। 26 में 8 जोड़ेंगे तो 26 4 30 4 34, यानी अगर हम 56 में 34 जोड़ेंगे तो हमें 90 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये लुप्त संख्या वाले रीजनिंग है। ठीक है, इसमें आपको एक बार इस प्रकार से चेक करना होता है या एक बार इस प्रकार से चेक करेंगे, यानी एक बार हम रो में चेक करेंगे और एक बार कॉलम में चेक करते हैं। ठीक है, तो जिधर संख्या ज़्यादा होता है उसी तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें देखने पर पता चला कि नीचे की ओर ज़्यादा संख्या, इसका मतलब हमें रो के हिसाब से नहीं चलना, कॉलम के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ नीचे 51 कैसे आया होगा। तो अगर हम 6 में 8 अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो 14 3 17 होगा। तो हमको तो 51 आना है, 51 तो हुआ नहीं। इसका मतलब कि हम 6 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 48 होगा, और ये वाला 3 हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया 51 हो गया। यानी पहले के 2 गुना करेंगे, जैसे 15 है तो 15 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 15, अगर 15 गुने 4 करते हैं तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और ये 5 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 20 में 5 से गुना करेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक निश्चित कोड में LUTE को इतना कोड किया गया है और फेट को गेट की तरह लिखा जाता है, तो ब्लू को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो सबसे पहले आपको ए से ले के जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर LUTE, इसका कोड क्या दिया हुआ है MUTE, यानी लास्ट का 3 लेटर जो है वो सेम है, सिर्फ एक बदला है, यानी फर्स्ट लेटर बदला है। एल का मतलब 12 होता है और एम का मतलब 13 होता है, यानी यहाँ पर एक बड़ा है तो लास्ट का 3 लेटर जो है वो सेम ही रहेगा। तो ये बी है LUE, तो लास्ट का ये 3 तो सेम ही रहेगा। तो एक बड़ा है तो बी के बाद क्या आता है सी आता है CLUE, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञात करो कि कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए विवरणों में सही संबंध को व्यक्त करता है। जैसे ये शार्क है, ये हवेल है और ये कछुआ है। तो शार्क जो होता है वो शार्क का संबंध कछुआ से नहीं होता है और कछुआ का संबंध हवेल से नहीं होता। शार्क एक मछली है, लेकिन हवेल जो होता है वो मछली नहीं, वो स्तनधारी में आता है, ठीक है। और कछुआ अलग होता है, यानी तीनों डायग्राम जो होगा वो अलग अलग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। तो इस पासे में डी सतह का विपरीत कौन सा शब्द है। तो जब भी आपको विपरीत सतह पूछा जाए और जब आपको क्वेश्चन 2 पासे से ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, यानी 2 से अधिक पासा दिया हुआ, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। जैसे 2 पासा दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर दे दिया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इसमें खोजना है कि ऐसा कौन सा है जो 2 लेटर सेम होना चाहिए। जैसे ये डी है और ये बी है, तो डी और बी किसी में है, नहीं है। डी है, सी है, तो डी और सी किस में है, डी और सी किस में है, एक डी है एक सी है, एक डी है एक सी है। मतलब कि अगर 2 लेटर सेम मिल गया है, इसका मतलब जो बच जाएगा वही उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये बी का उल्टा ई हो जाएगा, ठीक है। हमें एक चीज़ तो मालूम हो गया कि बी का उल्टा ई होगा, लेकिन हमें चाहिए डी का उल्टा चाहिए ना। तो अब देखिए उसके बाद हमें डी देखना है। तो ये है सी ए और ये है सी और ये है ए, तो सेम बच गया, बी का उल्टा ई हो गया। हमें से बी और ई का मिल रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए डी का चाहिए। तो देखेंगे हमारा डी यहाँ पर है और इसमें 2 लेटर क्या है, सी बी है, तो ये सी बी हमारा यहाँ बचा हुआ है। हमें डी का चाहिए तो डी वाला बॉक्स यहाँ है, इसमें 2 लेटर सी और बी है, तो हमें देखना है कि सी और बी कहाँ पर है। तो सी और बी हमारा यहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ कि सी और बी यहाँ पर कॉमन है, इसका मतलब जो बच गया उसका उल्टा, तो डी का उल्टा ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। उसके बाद ये वाला हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ये वेस्ट साउथ है, ये साउथ ईस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है। तो ये इतना आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा, यानी ये है उत्तर पश्चिम, इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो वो कहाँ पर खड़ा है, वो खड़ा है इधर की ओर, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले वो बाएं गया, यानी लेफ्ट, दाएं का मतलब राइट, दाएं का मतलब राइट, दाएं का मतलब राइट, और लास्ट में वो लेफ्ट लिया हुआ। तो लेफ्ट राइट दोनों सेम था, तो 2 कट गया, इसमें सिर्फ क्या बच गया, हमारा राइट बच गया, क्योंकि ये लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है राइट, मैंने 2 जो कॉमन मिला उसको मैंने काट दिया। अब यहाँ पर सिर्फ राइट का मतलब दाएं बच गया। अब ये एक बार जब भी दाएं मुड़े या बाएं मुड़े हमेशा 90 डिग्री पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 45, उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री, यानी अब वो यहाँ पर हो गया। तो ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पूरब है, यानी उत्तर पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रोहन की स्थिति कक्षा में रैंक ऊपर से 7 और नीचे से 26 है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जब भी आपको रैंकिंग वाला क्वेश्चन मिला जाए, लेफ्ट राइट यानी दाएं से बाएं से ऊपर नीचे, तो आपको ये चीज़ याद रखना कि टोटल बराबर क्या होता है, फार्मूला, ठीक है। टोटल बराबर होता है, अगर आपको दाएं बाएं तो लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। अगर ऊपर नीचे बोलेगा तो टॉप प्लस बॉटम और -1, ठीक है। दाएं बाएं बोलेगा तो ये हो जाएगा, ऊपर नीचे बोलेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से कितना है, 7 है, ठीक है।
तो मैंने बता दिया है टोटल बराबर क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम और -1। तो ऊपर से 7 हो गया और नीचे से 26 हो गया और ये -1। तो 7 6 13, 2 1 3, इसमें से 1 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमको, 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकेंड में बनाया गया कोण क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखना कि जब कोई भी सर्किल में एक बार पूरा घूमेगा तो वो 360 डिग्री का कोण हमेशा बनाएगा, ठीक है। तो मिनट वाला सुई जब होता है, जब वो एक बार पूरा घूमेगा, इसका मतलब है कि वो 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट में वो बनाता है 360 डिग्री का। तो 1 मिनट का अगर देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 60 सेकेंड बराबर 6 डिग्री हो जाएगा। तो 1 सेकेंड का अगर हम निकालेंगे तो 6/60 हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना है कितना, 29 सेकेंड का। तो इसमें हम 29 से गुना कर देते हैं, 6 से काटेंगे तो 10, अब भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.9 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 26 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो जब भी आपको कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको 2-3 कोड होते हैं जो आपको याद होना चाहिए। पहला कोड है मंथ, ठीक है, मंथ कोड आपको याद होना चाहिए। मंथ कोड जैसे ये होता है 144 025 036 146, ठीक है। तो ये कहने का मतलब जनवरी, ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को हो गया। तो ये जो कोड हुआ ये होता है साधारण वर्ष के लिए। अगर लीप ईयर रहेगा तो वो सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। तो इतना आपको ये कोड याद हो गया, मंथ कोड। अब आपको डे कोड याद होना चाहिए, ठीक है, डे कोड। अगर किसी भी संख्या में 7 से भाग देंगे, अगर आपका शेष 1 आता है तो वो संडे हो जाएगा, अगर शेष 2 आएगा तो वो मंडे हो जाएगा, अगर शेष 3 आएगा तो वो आपका ट्यूसडे हो जाएगा, 4 आएगा तो ये आपका वेडनेसडे हो जाएगा, 5 आएगा तो आपको थर्सडे हो जाएगा, 6 आएगा तो फ्राइडे हो जाएगा, अगर शेष पर 0 है तो ये सैटरडे हो जाएगा। तो ये 2 कोड आपको याद होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको याद कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको कैसे निकालना होता है, जो आपका डेट दिया हुआ है वो डेट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये नवंबर है तो नवंबर का हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमें पता है कि 146 होता है, तो ये दिसंबर हो गया और ये नवंबर। तो नवंबर का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 2008 है, तो 2008 का मतलब ये हमेशा 100 में जोड़ देंगे तो ये 108 हो जाएगा। उसके बाद हम ये 108 जो आया ना, 108 में हम चेक करेंगे कि कितना लीप ईयर है। 4 से भाग दे देंगे 108 में, तो 4 दूनी 8 हो गया, इसमें से शेष निकलेगा 2, 4 7 28। इतना करने के बाद हमें 7 से डिवाइड देंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये अब सभी में हमें क्या करना है, सबको जोड़ेंगे और हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये 26 4 30 हो जाएगा, 30 और 8 38 हो जाएगा, और 38 में 27 अगर हम जोड़ दिया जाए, 38 में 27 यानी 38 और 2 40 हो गया, 40 से 20 60 और 5 65 यानी 165 हो गया, टोटल 165 हो गया। इसे हमें हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेष यहाँ से 2 निकला, 7 21 यानी 21 घटाएंगे 25 में से तो हमें 4 आएगा। तो 4 शेष फल किसके लिए होता है, थर्सडे के लिए होता है, ठीक है। थर्सडे होता है या वेडनेसडे होता है, क्योंकि एक सोमवार 1 2 3 4, ये रविवार
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 4 जो होता है वो बुधवार के लिए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है सभी। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें एक सर्किल जो होता है बड़े सर्किल को कवर कर लेता है। तो इस प्रकार से हमारा सभी वाला डायग्राम बन जाएगा। दूसरा होता है कुछ कुछ, ठीक है। दूसरा क्या होता है कुछ कुछ। तो कुछ कुछ में क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह काट देगा। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है, इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, सभी सर्किल बहुत दूर रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन है कोई गाय कुर्सी नहीं है। तो कोई नहीं में क्या होता है कि डायग्राम हमेशा दूर बनता है, ठीक है। उसके बाद है सभी कुर्सी। तो ये हमारा जी से गाय हो जाएगा और के से कुर्सी हो गया। उसके बाद है सभी कुर्सी मेज है। अब आपका यहाँ पर ही सभी कुर्सी मेज है, तो ये सभी कुर्सी मेज हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ मेज कुर्सी है। तो कुछ मेज कुर्सी है, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। उसके बाद कुछ मेज गाय है। तो मेज यहाँ पर है, गाय यहाँ पर है, तो ये तो गलत है ही नहीं। कुछ कुर्सी गाय है, कुर्सी यहाँ पर है, गाय यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है। अब ये मेज को हम चाहे तो डायग्राम में इसको इस प्रकार से ही बना सकते थे, ठीक है, लेकिन बनाया नहीं। इसका मतलब है कि हमारा ये भी गलत है। तो केवल एक सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्र वधू के ससुर का पिता है। तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है। तो ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा अपने पे काउंटिंग करेंगे, तभी आप ब्लड रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी फोटो में एक आदमी है, मतलब कि ये एक आदमी है मैन, और एक की इशारा करते हो औरत करती है, मतलब कि यहाँ पर ये डब्लू का मतलब औरत है, इसकी इशारा करता है और औरत कहती है कि वह उसकी पत्नी, मतलब कि उसकी इकलौती पुत्रवधू, उसकी इकलौती पुत्रवधू का मतलब होता है कि इसका इकलौता बेटा होगा और उसकी एक पत्नी होगी। पुत्रवधू का मतलब वही होता है पुतो। पुत्रवधू के ससुर का पिता है, ससुर के पिता है, उसकी इकलौती पुत्रवधू। ये पुत्रवधू के ससुर हो गए। पुत्रवधू के ससुर का मतलब कोई ना कोई इसका ससुर होगा, ये ससुर है और ससुर का ये पिता है। तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है। तो इसका भी ससुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 5 वर्ष पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी, 5 वर्ष बाद वह 2 गुना बड़ी होगी, तो अशोक की वर्तमान उम्र क्या होगा। अब यहाँ पर ही आपको एम से माता हो जाएंगे, ए से अशोक हो जाएंगे। यह माइनस का मतलब होता है कि ये 5 वर्ष पहले अशोक से 3 गुनी बड़ी थे, तो ये माता 3 गुनी बड़ी हो जाएंगे। 5 वर्ष प्लस का मतलब होता है कि 5 वर्ष बाद है 2 गुनी, तो ये 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएंगे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 3 में से 2 जा रहा है तो 1 है, 1 में से 1 आ रहा है तो 0, मतलब कि यहाँ पर दोनों का डिफरेंस गलत आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा रेशियो सही नहीं है। तो रेशियो को बराबर करना है। तो ये 3 में से हम 1 हटाएंगे तो 2 आएगा, और ये 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 आएगा। अब ये 1 इसमें गुना करेंगे, फिर 1 में गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 3 में 1 से गुना किया तो 3 है, 1 में 1 से गुना किया तो 1 है। फिर ये 2 से हम 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा। फिर ये 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2 होगा। अब घटा के देखेंगे, 3 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी अब दोनों के बराबर है। तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है।
तो यही एक जो हुआ ये एक बराबर, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 5 5 10 हो गया, एक बराबर 10 हो गया। तो हमारा ये जो 3 है ना, पूछ रहा है किसका, अशोक की वर्तमान, तो ये तो माता का है और ये अशोक का, यानी एक में हम 10 से गुना कर देंगे तो हमारा ये 10 आ जाएगा। तो ये जो 10 वर्ष आया है ये कब का आया है, 5 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में आने के लिए 5 को हम जोड़ देंगे इसमें, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, तो कौन सा शब्द बीच में आएगा यदि सभी शब्दों को अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सभी को वर्णमाला के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। तो सभी में एस पहले है, ओके, एस के बाद पी है, एस के बाद पी आई एन, सभी में कॉमन, यानी एस पी आई एन, यहाँ तक तो सभी में कॉमन है। तो एन के बाद यहाँ पर ई है, एन के बाद यहाँ ए है, एन के बाद एन है। तो एन के बाद पहले अगर ये हमारा एन के बाद ए है, इसका मतलब कि बी नम पहले आएगा, और इसमें एन के बाद ई है, इसमें भी एन के बाद ई है, और इसमें एन के बाद डी है। तो ये दोनों के, ये तो हो गया बी। उसके बाद हमारा इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें डी है। तो ई से पहले डी आता है, इसका मतलब ई हो गया। अब आपका डाउट है ये ई है, तो ई के बाद यहाँ टी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, और ये बच गया सी, यानी इसको अरेंज करते हैं बी ई ए डी सी। तो बीच में कौन सा आया, बीच में आया ए वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ये आपको जो लेटर दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन में खोजना है कि इनमें से कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे IMPASSABLE, ये तो बन जा रहा है, ठीक है। IMPOSSIBLE ये भी बनेगा क्योंकि उसमें है इम्पैसिव। देखते हैं, IM है, PA है, SS है, I भी है, भी इसमें है कहीं, इसमें भी है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। IMPA, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए HW है, आप लोग इसे काउंटिंग कीजिए कि इसमें कितने त्रिभुज है। यदि आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे सॉल्व करके हमें अपना आंसर कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को PQ के दाईं ओर रखा जाए, यानी दर्पण को यहाँ पर इसके दाईं ओर रखा गया है, तो दर्पण को जब इस प्रकार से रखते हैं तो इसमें लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो ये वाला पार्ट जो है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। ये तो ऊपर नीचे होगा नहीं, इसमें देखिए 3 कांटा लगा हुआ, यहाँ पर ये 2 कांटा दिया हुआ, तो ये होगा नहीं, और ये नीचे की ओर है तो नीचे की ओर ही रहेगा। अब आपको डाउट सिर्फ इसमें है कि इसमें से ये दोनों में से ए और बी में से कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो कांटा दिया ये बिल्कुल सटा हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में एक श्रृंखला लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जो श्रृंखला को पूर्ण करेगी। ये आपको फिगर दिया हुआ, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कौन सा फिगर ये चारों ऑप्शन में से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे एक त्रिभुज है, नीचे कितना है, एक त्रिभुज है, नीचे एक त्रिभुज है लेकिन ऊपर 2 फूल है, एक त्रिभुज है तो 2 फूल है, नीचे 2 त्रिभुज है तो ऊपर 4 फूल है, नीचे 3 त्रिभुज है तो ऊपर 6 फूल, यानी जितने त्रिभुज होंगे उसके डबल फूल होंगे, यानी
एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पर 4 त्रिभुज होंगे और 8 फुल होंगे। तो ये 1 2 3 4 8, यानी ये भी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दी गई आकृति को एक श्रेणी में दर्शाया गया है जिसको समूह के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, उस विकल्प को चुनिए जिसमें दिए गए आकृति को वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 9 फिगर दिया हुआ, तो आपको वो पैटर्न चुनना होगा जो बिल्कुल सभी में सेम हो। जैसे ये बड़ा त्रिभुज है तो इसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज कलर किया हुआ है। उसके बाद ये एक वर्ग है तो इसके अंदर एक वर्ग कलर किया हुआ है। ये हमारा वृत्त है तो ये वृत्त के अंदर एक कलर किया हुआ, इसका मतलब कि सेम हमारा ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 8। तो ये हमारा ए वो पैटर्न मिल गया। उसी प्रकार से ये हमारा वर्ग के अंदर एक डॉट है, त्रिभुज के अंदर एक डॉट है, सर्किल के अंदर एक डॉट है, यानी 2 5 7, ये हमारा एक पैटर्न मिल गया। अब ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, वर्ग के अंदर अंदर है और सर्किल के अंदर सर्किल है, यानी 4 6 9, 4 6 9। तो ये एक पैटर्न हम मिला दिए। ऑप्शन में देखेंगे कि 1 3 8 2 5 7 4 6 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को LM की स्थिति में रखा जाएगा। इस बार दर्पण को नीचे की ओर रखा गया, इसका मतलब इस बार ऊपर और नीचे चेंजिंग होगा। ठीक है, ऊपर की वस्तु नीचे आ जाएगी और नीचे की वस्तु ऊपर चले जाएगी। अब जैसे ये वहाँ ऊपर है तो ये बाएं साइड में है, इसका मतलब ये बाएं साइड में लेकिन नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको देखना है, ये बाएं साइड में है तो बाएं साइड में रहेगा, ये दाएं साइड में तो ऊपर दाएं साइड में ही रहेगा। ऊपर जाएगा तो दाएं साइड में रहना चाहिए, जो कि यहाँ पर दाएं साइड में है नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक तो हमारा ऑप्शन कट गया। अब ये ऊपर जाएगा तो दाएं साइड में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये बाएं साइड में नीचे आएगा तो बाएं साइड में नीचे होना चाहिए, इसमें बाएं साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो ये कट गया। अब आपको ऑप्शन सी और डी बचा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो ये काला जो है ये ऊपर है तो ये नीचे की ओर आना चाहिए, इसमें भी नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पर नीचे की ओर है तो ये वाला ऊपर की ओर जाना चाहिए, दोनों में सेम है। तो आपको देखना है, बस एक चीज़ देखना है, ये वाला कट गया, ये वाला तो कटा हुआ है। अब आपका सिर्फ सी और डी का डाउट है, दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है लेकिन इसमें बिंदु नहीं है, तो ये वाला जो बिंदु है ये ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।